दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में। आज के इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों एक कहावत है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है, सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इस शिक्षक दिवस पर आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। सबसे पहले यहाँ पर ये जरूरी इसलिए है क्योंकि एक प्रकार से आज आप अपने लक्ष्य का निर्धारण पुनः से सेट कर सकते हैं। दोस्तों सफलता अगर आपको मिलती है तो हमारी भी थोड़ी पहचान बनती है इससे। हम तो यही चाहते हैं कि आप मेहनत करें और सफल हों। यानी कि बेसिकली कहने का उद्देश्य यहाँ पर यह है, सफलता तभी मिलेगी या फिर सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। अभी इस समय बिहार में जितनी वैकेंसी है प्रेजेंट टाइम में, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में ये आपको देखने को न मिले। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को भी अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा वैकेंसी एक साथ आपको नहीं दिखेगा। तो एक सुनहरा अवसर है, सही समय का उपयोग करते हुए, प्रिपरेशन को बेहतर बनाते हुए एक सीट अपना निर्धारण कीजिए। और आप अगर सफल होंगे तभी हमारी पहचान बनेगी, तभी हम भी याद किए जाएंगे, चाहे वो आपके ही द्वारा क्यों ना। तभी हमारी पहचान आप सबों के बीच एकदम सुनिश्चित हो पाएगी। चलिए फिलहाल आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस है। एक बार पुनः आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और ध्यान रखिए, आज के इस क्लास में हमेशा की तरफ बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा। और आगामी बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कंप्लीट जानकारी, संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर हम आपको हमेशा की तरह देने वाले हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पूर्व देखिए, पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि अभी हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं 1 सितंबर 2025 को। ये ध्यान रखिए, राइट आंसर था विकल्प नंबर डी, प्रत्यय अमृत। इनसे पहले कौन थे? तो अमृतलाल मीणा थे। इनसे पहले थे ब्रजेश मेहरोत्रा, फिर ब्रजेश मेहरोत्रा से पहले थे आमिर सुबहानी। तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर वो विकल्प जो आपके बीच हमने रखा है वो क्रम से ही रखा है ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखिए। और यहाँ पर फिलहाल हम चलते हैं आज के इस क्लास के पहले प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न भी शिक्षक पुरस्कार से ही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के संदर्भ में ये प्रश्न है कि 5 सितंबर 2025 को, सबसे पहले तो यही बात आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। और प्रश्न है कि इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा बिहार के 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीनों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो कुमारी निधि, ये किशनगंज की है। इसके अतिरिक्त दिलीप कुमार और साथ ही साथ डॉक्टर प्रमोद। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे किस स्कूल में है और कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए शिक्षक पुरस्कार 2025 के संदर्भ में पिछले साल 2024 की बात करें तो बिहार के 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया था, लेकिन इस बार बिहार के 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको वो चीजें, मतलब जो खास करके आपके बीच हमने रखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर को, यानी कि आज, हालांकि अभी सम्मानित मतलब होंगे, मतलब जिसमें ये मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी तो नहीं दिया गया, कुछ क्षण पश्चात आपको देखने को मिलेगा कि सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, तो हालांकि बकायदा यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 45 को सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के 3 शिक्षक हैं। और तीनों को लेकर यह ध्यान रखिएगा कि किशनगंज की निधि कुमारी, सुपौल के दिलीप कुमार और नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार इसमें शामिल है। हालांकि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से 6 शिक्षकों की सूची जो जनरली भेजी जाती है, तो ये 6 नाम की सूची ही भेजी गई थी। पिछले साल भी 6 नामों की सूची भेजी गई थी। तो ये रहा यहाँ पर 2025 के संदर्भ में। लेकिन पिछले साल बिहार के 2 शिक्षक सम्मानित हुए थे, मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के सिकेंद्र कुमार सुमन। जो मीनाक्षी कुमारी की बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पेड वुमेन नाम से ये प्रसिद्ध है, और इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज और मुझे याद आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कुमारी निधि की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर एक बात ये ध्यान रखिएगा, पिछले साल 2024 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिला था उनमें एक नाम निधि कुमारी का भी है। तो इतनी बातें क्लियर है, जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर हम कुछ पॉइंट में चर्चा करें, चलिए यहाँ पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल हम राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू भारत की
आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है ओवरऑल। और वहीं पर अगर हम महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला राष्ट्रपति में पहले स्थान पर है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है क्रम के दृष्टिकोण से वे 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। इस बात को भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा मयूरभंज से संबंधित है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्पज से। अब इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी टीम की तरफ से आप सभी के लिए एक उपहार है, आप सभी लोग इसका लाभ जरूर लीजिएगा। एक यहाँ पर जो जानकारी आप देख रहे हैं, यानी कि आज इनरोलमेंट और कल सिलेक्शन, शुरुआत तो कीजिए, कदम तो रखिए, तभी जाके तो सफलता मिलेगी। और आपको ध्यान रखना है कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज में आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे हमारे कोर्स की फी जो है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है, उसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है और ये 6 सितंबर 2025 तक वैध होगा ये ऑफर। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसका लाभ ले लीजिएगा। आप लोगों के डिमांड पे बीपीएससी एईडीओ को लेकर टेस्ट सीरीज लाई गई है, जिसमें कुल जो टेस्ट होंगे 170 होंगे। तीनों पेपर को मिला के फुल लेंथ टेस्ट की जो संख्या होगी वो 50 होगी, मतलब तीनों पेपर को मिला के 50 फुल लेंथ है। और इसके अतिरिक्त हम सब्जेक्ट वाइज भी आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर बाकायदा इसमें कुछ मटेरियल भी आपको मिल जाएंगे। इस कोर्स में करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज भी इंक्लूडेड है और ये तमाम पीडीएफ जो आपको मिलेंगे सभी रेडी टू प्रिंट होंगे, A4 साइज में होंगे, आप उसको बाकायदा प्रिंट भी कर सकते हैं, तो ले सकते हैं। इसमें भी ये ऑफर एप्लीकेबल होता है और इस बैच को या फिर इस कोर्स को हमने नाम दिया है बूस्टर कोर्स। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेगा ये आपकी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन करेगा। आप चाहे ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में, बाकायदा इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, वो चीजें आप इसके माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी जाइए, इसको जरूर ले लीजिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स का ये विजेता बैच है, अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं, ये सभी कोर्स में ये ऑफर है, ये बीपीएससी मेंस को लेकर जो अभी लॉन्च हुआ था वो है करंट अफेयर्स का। चलिए केंद्र सरकार की अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की संसद निधि योजना के तहत अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्राप्त राशि का उपयोग करने में डैश लोकसभा क्षेत्र सबसे पीछे है, जिन्होंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। अभी देखिए ये खबरों में है। अब यहाँ पर इस बात की मैं पुष्टि स्वयं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जो चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ वो खास करके न्यूज चैनल या फिर न्यूज पेपर आदि सोर्स पर मैं भी निर्भर हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आप देखते हैं वहीं से ये चीज़ों को हम आपके बीच रखते हैं। तो अभी इस समय मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरों में है, कई जगहों पर, कई वेबसाइट पर, खास करके जो आधिकारिक है, जो ऑफिशियल है वहाँ पर, और कई न्यूज चैनल पे भी, मतलब जो न्यूज पेपर है एक्चुअली में, वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली बात यहाँ पर हो रही, जो संसद निधि के या फिर इस योजना के तहत जो खास करके राशि दी जाती है प्रत्येक संसद को, एक वर्ष में 5 करोड़ की, जो अपने क्षेत्र में विकास को लेकर, ठीक है, ये चर्चा अभी हम करेंगे। तो फिलहाल इसके उपयोग करने में कौन सा लोकसभा क्षेत्र पीछे रहा, बल्कि पीछे ही नहीं बल्कि एक भी रुपया खर्च किया ही नहीं है, यहाँ पर यह प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा आरा। आरा जो लोकसभा क्षेत्र है, जो यहाँ के सांसद हैं सुदामा प्रसाद, इनको लेकर ये बातें यहाँ पर कही जा रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल बात यहाँ पर करें संसद निधि योजना की, तो इसका उद्देश्य सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए, खास करके अगर विकास कार्यों की बात करें तो सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन जैसी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, खास करके प्रेजेंट टाइम में उसके उत्थान को लेकर, मतलब विकास को लेकर यहाँ पर ये राशि दी जाती है। प्रत्येक सांसद को हर साल लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास होता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है या फिर हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है। कई बार होता क्या कि कुछ कम भी होता है, तो लगभग जो राशि है ये 5 करोड़ के आसपास दी जाती है। और आप सभी को मालूम है कि पिछले साल 2024 में ही 18वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, और ऐसे में 2 साल हो गया, 2024 वाला और 2025 वाला। यानी कि कहने का मतलब यह है कि संसद निधि में अब तक प्रत्येक सांसद को तकरीबन 10 करोड़ के आसपास राशि मिले होंगे, मतलब होंगे उनके निधि में। ठीक है, अब यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा भी है। यहाँ पे देखिए 2024 में 18वें लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के प्रत्येक सांसदों के संसद निधि में 9.8 करोड़ रुपए है। और एम्पावर इंडिया एक वेबसाइट है, इसके तहत जारी आंकड़ों के अनुसार संसद सुदामा प्रसाद द्वारा अब तक इसे जनता के कार्यों के लिए
उपयोग में नहीं लाया गया है। ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर इस वेबसाइट में बाकायदा कहा गया है और इसी आधार पर इस मामले में पीछे है। अर्थात आरा लोकसभा क्षेत्र जो है, ये संसद जो यहाँ के है सुदामा प्रसाद, ये पूरे बिहार में सबसे निचले पायदान पर है। संसद निधि से एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। तो इस वजह से खबरों में है, और जो चीज़ें खबरों में है वो चीज़ें खास करके बताना हमारा उद्देश्य है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। एक सवाल यहाँ पर और भी मुझे खटक रहा है। देखिए 18वें लोकसभा चुनाव को लेकर तो जानकारी हम विस्तार में आपको दिए ही हैं। स्पेशल एक क्लास भी हमने इसको लेकर कंडक्ट किया था और डिटेल में चीज़ें आपको हमने बतलाया था। टॉपिक स्टडी वाले सेक्शन में वो अभी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है, संसदों की हम बात कर रहे हैं तो इस समय अगर हम बात करें पूरे भारत में महिला सांसदों की भागीदारी की, तो यहाँ पर 14% जो हिस्सा है वो महिला संसद है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। अच्छा एक बात और कमेंट करके आप लोग बताइएगा, लोकसभा की कितनी सीटें हैं पूरे भारतवर्ष में? फिलहाल बिहार के संदर्भ में बात करें तो 40 सीटें हैं और 40 सीटों का जो परिणाम है 18वें लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं। और अभी अगर बात करें तो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लिए हैं और उनके तीसरे कार्यकाल से संबंधित ये जानकारी है। और आपको बता दूं कि 70वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है। और कौन सा पूछा गया है? ये वाला बीपीएससी वाले एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया, गिरिराज सिंह वाला। ध्यान यहाँ पर आपको रखना है कि 4 संसद को मंत्री राज्य मंत्री बनाया गया, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और 4 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिनमें कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह और राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। और मंत्रालय कौन सा सौंपा गया है? ये कैबिनेट मंत्री की हम बात कर रहे हैं और इन सभी की तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, 18वें लोकसभा चुनाव में एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि जीतन राम मांझी वाली जो पार्टी हम सेकुलर और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, इन दोनों पार्टी का जो जीत का प्रतिशत रहा, जितने सीटों पे लड़ा उस सभी पर जीत गया, यानी कि जीत का प्रतिशत 100% रहा। और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं, खास करके ध्यान रखना 18वां लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में आयोजित हुआ था, इन तीनों राज्यों में किसी न किसी लोकसभा सीट पर ये 7 चरणों का चुनाव आयोजित हुआ। 7 चरणों का मतलब किसी न किसी लोकसभा सीट पर आयोजित हुआ है। और बिहार में निर्दलीय जो चुनाव जीते वो पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न है, 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित 21वें युद्ध अभ्यास 2025 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच अलास्का के फोर्ट वैन राइट में संपन्न हुआ? एक्चुअली यहाँ पर संपन्न नहीं, बल्कि ये अभी चल ही रहा है, 14 सितंबर को ये संपन्न होगा, ये एक्चुअली प्रश्न है। और आपसे भी जानते हैं कि युद्ध अभ्यास जो है, ध्यान रखिए, युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। इस बायलैटरल एक्सरसाइज या फिर इस द्विपक्षीय अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। और एक हिंट और आप ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, अलास्का। तो ऐसे में आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अलास्का जो राज्य है वो अमेरिकी राज्य है, तो ऐसे में ये अमेरिका होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रकार से भी आप निकाल सकते थे। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये वही अलास्का है जहाँ पर अभी हाल ही में ट्रंप और पुतिन का बैठक हुआ था, एक खास करके वार्ता हुई थी। और वो वार्ता किस पर आधारित थी? तो रशिया और यूक्रेन युद्ध पर आधारित थी, एक शांतिपूर्ण प्रस्ताव पर आधारित थी, लेकिन वहां पर कोई भी परिणाम नहीं निकला। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये बैठक कहां पर हुई थी और विशेष रूप से ये बैठक किस पर आधारित था। ये ध्यान रखिएगा, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अभी जो युद्धाभ्यास की हम बात कर रहे हैं, इसका जो तिथि है ये 1 से 14 सितंबर 2025 है। यहाँ पर फोर्ट वारेनहाइट में अलास्का में आयोजित होगा, 21वां संस्करण है। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि भारत की ओर से इस अभ्यास में मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन और अमेरिका की ओर से 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की आर्कटिक वुल्फ्स ब्रिगेड खास करके इसमें भाग लेगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अभ्यास का मुख्य फोकस क्या होगा, क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, उच्च ऊंचाई वाले जो युद्ध क्षेत्र हैं, उच्च ऊंचाई वाले युद्ध यानी कि हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, काउंटर ड्रोन ऑपरेशन आदि, इसमें खास करके इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको लेकर यहाँ पर मतलब संचालन होगा दोनों देशों के मध्य। इन बातों को ध्यान रखें। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि अभ्यास जो शुरू हुआ था दोनों देशों के बीच, ये वर्ष 2004 में ये खास करके शुरू हुआ था। युद्ध अभ्यास की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई देश हैं जो भारत और उस देश के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज होता है। एक तो युद्धाभ्यास को लेकर ये चीज़ ध्यान आपको रखना ही रखना, लेकिन ये कंप्लीट सूची देख रहे हैं। जैसे युद्धाभ्यास की
हमने अभी चर्चा किया, यहाँ पर देखिए कहीं पर जरूर लिखा होगा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। जैसे यहाँ पर देखिए संप्रीति, मित्र शक्ति, मैत्री व्यायाम, वज्र विहार, नोमैडिक एलिफेंट, समुद्र लक्ष्मण, गरुड़ शक्ति, शक्ति अभ्यास, धर्म गार्जियन, और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना विन वैक्स है, सूर्य किरण है, हैंड इन हैंड है, सिम्बैक्स है, ऑस्टहिंद अभ्यास लामेतिये, और टाइगर ट्रंप और वरुण अभ्यास। अच्छा, यहाँ पर अभ्यास जो है खास करके युद्धाभ्यास जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, आप लोग इसमें इस सूची में ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, एक जानकारी और, यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे हैं सूर्य किरण। अभी हाल ही में बिहार में पहली बार भारतीय वायुसेना के द्वारा जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव पर, आपको ध्यान रखना है, एयर शो का आयोजन किया गया था। उसका नाम था सूर्य किरण। एक प्रकार से इस चीज को ध्यान रखिएगा, और बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको दिया है। फिलहाल बायलैटरल एक्सरसाइज में इसको ध्यान रखिए, और जो अभ्यास को लेकर अभी हम बात कर रहे थे, युद्धाभ्यास अमेरिका और भारत के बीच आयोजित होता है, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार भी आयोजित होता है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त टाइगर ट्रंप भी जो है ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। चलिए, उसके बाद यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला चौथा प्रश्न है कि भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? तो कल्याणी, TCA कल्याणी। अभी बहुत ज्यादा खबरों में है, ये 29वें नंबर की लेखा महानियंत्रक बनी है, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, 1 सितंबर 2025 को उनकी नियुक्ति हुई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने 31 अगस्त को जो सेवानिवृत्त हुए, जो पद पर थे एस दुबे, उनका स्थान लिया है। और यहां पर अगर हम बात करें CGA की, अर्थात यहां पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की हम बात करें, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय वित्त विभाग के अंतर्गत ये आता है। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि भारत सरकार के सभी खातों का प्रबंधन, समेकन और साथ साथ वित्तीय रिपोर्टिंग भी करता है। जो जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर होती है। तो मूल बात यहाँ पर यह है कि इनका कार्य क्या है, किनका स्थान लिया है, और किस नंबर के, कौन, मतलब इनका नाम क्या है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। रमन इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु में एक्चुअली है, तो इसके द्वारा हालिया विकसित प्रत्यूष मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? ये एक प्रकार से गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। अभी हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो देखिए, कॉस्मिक डॉन से निकलने वाले 21 सेंटीमीटर, आपको ध्यान रखना, एक सेकंड, यहां पर लिखा गया कॉस्मिक डॉन से निकलने वाले 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन रेडियो संकेतों यानी कि इसके सिग्नल का अध्ययन करना। और ये इस बात का खुलासा करेगा कि ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी तो क्या क्या चीजें हुई थी, इसको समझने में थोड़ा ये खास करके ये मुख्य भूमिका निभाएगा। इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, तो देखिए, प्रत्यूष मिशन का जो उद्देश्य है यह ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल यानी कि कॉस्मिक डॉन से जुड़ी जानकारी जुटाना है, जो एक्चुअली अभी हम आपको बता रहे थे। यह वही समय था जब ब्रह्मांड में पहले तारे और फिर आकाश गंगाएं बनने लगे थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। इसको लेकर यहाँ पर विशेष रूप से जानकारी जुटाएगा, अर्थात ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल यानी कॉस्मिक डॉन से निकलने वाले 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन रेडियो सिग्नल का ये पता लगाएगा। और इस काल से जुड़े हुए 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन रेडियो सिग्नल अत्यंत कमजोर होते हैं, और पृथ्वी पर मौजूद रेडियो शोर तथा आयन मंडलीय प्रभाव के कारण इसे पकड़ना, इसे कैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर यह विशेष भूमिका प्रत्यूष निभाएगा, और इस समस्या के समाधान के लिए ही अभी हाल ही में जो मिशन का उपकरण है चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ये घोषणा हुई है, जहां से शुद्ध और स्पष्ट संकेत यानी कि सिग्नल मिल सकेगा, ऐसी उम्मीद है। और एक जरूरी बात जो अभी हम आपको बतलाएंगे कि प्रत्यूष मिशन में जो एक रिसीवर लगा हुआ है ये बेहद ही छोटा है। जो रिसीवर सिस्टम है उसका जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, एक ATM कार्ड के आकार का है। वो यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड या फिर ATM कार्ड के आकार के बराबर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेसिकली प्रत्यूष मिशन जो है वो किसके द्वारा ये संचालित किया जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रमन इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु में स्थापित एक संस्था है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, रमन की यहाँ पर बात हो रही तो ऐसी ही जानकारी कल वाले क्लास में हमने दिया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को लेकर। रमन अलग है,
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये इसका 67वां संस्करण है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का। कल ही हमने जानकारी आपको दिया है, यहाँ पर पुनः से रिवीजन आपका हो जाएगा। इसमें देखिए 3 इसमें पुरस्कारों का वितरण इस बार किया जाना है, और कब होगा तो 7 नवंबर 2025 को मनीला एक जगह फिलीपींस में, वहां पर। इसमें आपको ध्यान रखना, एक खास करके मालदीव की है यहाँ पर आपको दिख रहा है, और एक शख्स है फिलीपींस के, और भारत का एक एनजीओ इसमें शामिल है, एजुकेट गर्ल। और ये भारत की पहली ऐसी एनजीओ, पहली ऐसी लाभकारी संस्था है जिसको ये पुरस्कार मिलेगा। ऐसे अभी तक हमने कल वाले क्लास में हमको बताया था कि अब तक कितने भारतीय को ये खास करके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, ये जानकारी अब आपको याद होगी। अगर कल वाले क्लास को आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। पहले भारतीय कौन है, कितने भारतीय को मिला है, पहली महिला भारतीय कौन है, तो ये चीजें हमने वहां पर डिस्कस किया है। चलिए, यहाँ पर इसका 65वां संस्करण को लेकर जानकारी है। ये तो अभी जो हम चर्चा किए ये 67वां है, ये 65वां है, और इसके अतिरिक्त ये 66वां है, पिछले साल 2024 वाला। तो इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में सितंबर 2025 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए, एनसीईआरटी के स्थापना दिवस को लेकर तो ऐसे इसका राइट आंसर है 65वां, लेकिन जब स्थापना हुई थी इसको लेकर आपके किसी एग्जाम में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्थापना कब हुई थी। 1 सितंबर 1961 को ये अस्तित्व में आया था। इस चीज को ध्यान रखिए, ये पूछा हुआ प्रश्न, यहाँ पर हमने वो लिखा भी है, स्थापना 1 सितंबर 1961। अच्छा, एनसीईआरटी का जो पूरा नाम है ये क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम है। एग्जाम में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है। एनसीईआरटी के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों, शैक्षणिक या फिर शैक्षिक शोध और शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ कार्य करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। और आपको ये भी ध्यान रखना, जो एक्चुअली प्रश्न पूछा गया था 2025 में, इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इस अवसर पर, ये तो स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस अवसर पर कुछ पहल यहाँ पर एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया है। जैसे इस अवसर पर बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 नामक पहल की शुरुआत किया गया। बाल वाटिका टीवी चैनल की शुरुआत किया गया, ध्यान रखिएगा, स्थापना दिवस के अवसर पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इस मौके पर कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में है, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और एक बात और, एनसीईआरटी जो है ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना, जिस प्रकार से नीति आयोग के बारे में हम लोग ये ध्यान में रखते हैं, पढ़ते हैं कि नीति आयोग जो है ये सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार से अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ये शिक्षा के क्षेत्र का एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि थिंक टैंक ही है। ठीक है, वो चीजें बाकायदा यहाँ पर हमने लिखा भी है। अच्छा, एनसीईआरटी ने हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में ई पाठशाला ऐप, डिजिटल पुस्तकालय और ऑडियो वीडियो सामग्री भी उपलब्ध कराई है। अब इसमें आप ये जोड़ लीजिए, रेडियो चैनल रेडियो नेबल के टीवी चैनल बाल वाटिका की शुरुआत हुई है, और दीक्षा 2.0 पोर्टल का भी शुभारंभ यहाँ पर, या फिर इस पहल का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तो इतना क्लियर है, इतनी बातें ध्यान रखना, इस प्रश्न में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल जाती है। जब चीजों को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली है। इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, एक चीज और, मुझे यहाँ पर मैंने एक स्लाइड आपके बीच रखा था, एनसीईआरटी से संबंधित कुछ प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके बीपीएससी यूपीएससी स्तर के भी एग्जाम में यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए। वो स्लाइड यहाँ पर मिसिंग है। चलिए, फिर कभी अगर एनसीईआरटी की चर्चा होगी तो वो चीजें आपके बीच हम रखेंगे। हालांकि टेलीग्राम चैनल जो हमारा है बीपीएससी मेकर, आप लोग सर्च करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर व्हाट्सअप चैनल जो है उसको ज्वाइन सभी लोग करेंगे तो उससे फायदा आपको क्या होगा कि तमाम जो चीजें जो अपडेट होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ जो ऑनलाइन जो हम यहाँ पर चीजें आपको पढ़ा रहे हैं क्लास के माध्यम से, जो महत्वपूर्ण स्लाइड होते हैं वो वहां पर हम शेयर करते हैं आप सबों के बीच। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, फिलहाल उसे हम छोड़ते हैं, एनसीईआरटी की चर्चा फिर हम बाद में कर लेंगे प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों का। यहाँ पर अगले प्रश्न पे फोकस करते हैं। देखिए, मिचेल स्टार्क किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। देखिए, ऐसे इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऐसे क्रिकेट से
संबंधित इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, जब महेंद्र सिंह धोनी और उसके कुछ ही समय पश्चात उसी दिन सुरेश रैना जब संन्यास लिए थे। ऑलरेडी ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो संन्यास से संबंधित प्रश्न बनता है। अभी हालांकि पिछले 3-4 वर्षों की अगर हम बात करें तो कॉमनली एक प्रश्न क्रिकेट से जुड़े हुए हमें देखने को मिलता है। अभी 70वीं वाले में भी एक प्रश्न पूछा गया था, जो रविचंद्रन अश्विन की जो आत्मकथा को लेकर एक प्रश्न है, जो सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर उन्होंने लिखा है, और कुट्टी क्रिकेट स्टोरी इस प्रकार की एक पुस्तक है। बेसिकली वो प्रश्न पूछा गया था, और ये तमाम चीजें हमने इस सीरीज में आपको पढ़ाया था। आपको मालूम है, पुनः से इस चीज को हम दोहरा दें कि 38 प्रश्न करंट अफेयर्स के 70वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें 35 प्रश्न हमने आपको पढ़ाया था, और इसका प्रूफ भी हमने दिया है। अच्छा, बिहार स्पेशल का प्रूफ वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको दिया था कि 11 प्रश्न में से 10 प्रश्न हमारे क्लास से, हमारे नोट से पूछे गए थे। उसका स्क्रीनशॉट भी हमने शेयर किया है। वो चीजें अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हमने शेयर किया है, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर अगला प्रश्न 8वां है कि लंदन अवस्थित ब्रिटिश संग्रहालय ने 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र किस राज्य को उधार देने की बात कही है? तो ऐसे में राइट आंसर है, ये उधार देने की बात कही गई है असम को। आइए इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अभी ये हॉट टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये जो वस्त्र को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ब्रिटिश संग्रहालय में लंदन में ये सुरक्षित संरक्षित रखा गया है। ध्यान रखिए, बात हम कर रहे हैं वृंदावनी वस्त्र की। ये 16वीं शताब्दी का असम का रेशमी कपड़ा है, जिसे श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था, बुनकरों द्वारा बुना गया था। लेकिन मुख्य भूमिका यहाँ पर रही थी श्रीमंत शंकर देव की, इन्हीं के मार्गदर्शन में बुनाया गया था। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन जीवन के प्रमुख प्रसंग, जैसे कि कालिया दमन, बकासुर वध और रास लीला आदि को चित्रित किया गया। बखूबी इसमें इसका चित्रण आपको मिलेगा। और ये वस्त्र जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ब्रिटिश संग्रहालय में अभी संरक्षित है, और मुख्य रूप से इसको लेकर जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से, आई थिंक आगे शीशा लगा हुआ, पूरी रूप से इसे संरक्षित रखा गया है। और यहाँ पर वही लिखा गया कि यह वस्त्र ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित है, और इसे 2027 में असम में 18 महीने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। बेसिकली असम में एक प्रकार का प्रदर्शन होने वाला, सांस्कृतिक प्रदर्शन, और यहाँ पर इसको खास करके प्रदर्शित किया जाएगा। यही बेसिकली यहाँ पर प्रश्न है। और प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है, ये असम की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाना और स्थानीय लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना इसका मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर अगले 18 महीने 2027 से अगले 18 महीने के लिए ये आयोजित होगा, और उधार देने की बात यहाँ पर कही गई है। हालांकि आपके मन में सवाल उठेगा, ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, मतलब अगर कोई वस्त्र है और यहाँ पर ये बेसिकली भारत में होना चाहिए, और हमने क्या बोला, बुना भी गया था कहाँ पर, असम में, श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में। तो ये लंदन कैसे पहुंच गया? तो बेसिकली 16वीं शताब्दी में ये बुना गया था, असम में ही बुना गया था। यहाँ पर हमने लिखा भी है। समझिएगा कि समय के साथ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, खास करके रोजगार को लेकर, यहाँ पर व्यापार करने को लेकर, लेकिन धीरे धीरे आपको ध्यान रखना है, जब ये प्रशासन में हिस्सेदारी बढ़ने लगी, और यहाँ पर समय के साथ ये चीज़ें कुछ मतलब समारोह के साथ ये भी लंदन पहुँच गया। और ऐसे में अभी इस समय लंदन संग्रहालय में ये खास करके यहाँ पर संरक्षित रखा गया है। तो बेसिकली यही तमाम बातें हैं। ये श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक प्रकार का वस्त्र है, और ये चीज ध्यान रखिए, नाम इसे दिया गया वृंदावनी वस्त्र। तो इतनी जानकारी फिलहाल यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। चलिए, भारत ने अगस्त 2025 में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत कितनी वसूली की है, और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि से कितनी प्रतिशत अधिक है? दो प्रश्न पूछा गया, अगस्त 2025 में कितनी वसूली हुई है, और पिछले वर्ष की इसी अवधि में जो ये प्रश्न कह रहा है, इसमें कितने प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई है। देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि 1.86 लाख करोड़ वसूली हुई है, और 6.5% ये अधिक हुई है। ये चीज़ों को ध्यान रखिए। और जीएसटी की जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इस चीज को लेकर यहाँ पर चीजों को हम देखेंगे, आपके बीच हमने रखा है। यहाँ पर ध्यान से इसको समझिए कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर 2025 अगस्त में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, कलेक्शन जो इसका है, ये 1,86,300
15 करोड़ रुपये हुआ है। यहाँ पर वही तो आपके बीच हमने रखा 1.86 लाख, मतलब यहाँ पर इसको ध्यान आप लोग रखेंगे। एग्जैक्ट जो डेटा है वो 1,86,315 करोड़ रुपये, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.5% अधिक है। और मुख्य रूप से ये तो यहाँ पर कुल कलेक्शन की बात हुई, लेकिन इसमें कुछ अन्य कैटेगरियों को देखें तो घरेलू जीएसटी राजस्व में 9.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात से प्राप्त कर में 1.2% की गिरावट देखने को मिली। अच्छा, जीएसटी रिफंड जो किया गया, रिफंड की बात करें तो 20% की रिफंड में कमी आई है, जो कि कुल 19,359 करोड़ रुपये रहा। अब रिफंड के पश्चात जो जीएसटी कलेक्शन हुआ और उसका रिफंड भी हुआ, तो उसके बाद जो नेट जीएसटी कलेक्शन है, जो नेट जीएसटी राजस्व है, मतलब कि रिफंड के पश्चात जो बचा उसे नेट जीएसटी राजस्व, अगर यहाँ पर मतलब उस दृष्टिकोण से देखें तो 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा। इतने में से इसको घटा दीजिए, यहाँ पर इतना रहा, जो कि 10.7% की वार्षिक वृद्धि को एक प्रकार से दर्शाता है। क्लियर है? इतना ध्यान रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। अच्छा, भारत में जीएसटी सबसे पहले कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी सर्वप्रथम भारत में लागू हुआ था। और सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था आप सब जानते हैं, ये फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था। और ये इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर का। और इसे लागू करने का जो उद्देश्य था, ये अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करना था। इन बातों को ध्यान रखिए। अच्छा, आपको मालूम है बिहार में बीजेपी का एक चेहरा थे, बड़ा चेहरा, सुशील कुमार मोदी। पिछले साल कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ। 2011-12 के आसपास आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी का एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया था। हालांकि उस समय भारत में जीएसटी लागू नहीं थी। बेसिकली उनकी जो नियुक्ति हुई थी वैसे देशों में जाने को लेकर हुई थी, ताकि वे वैसे देशों में जाए जहां पर जीएसटी लागू है, वहां पर इस चीज को समझे कि जीएसटी कैसे लागू किया जा सकता है भारत में, प्रमुख बिंदुओं को समझने के लिए। तो जीएसटी एक्चुअली लागू हुई थी 2017 में। तो एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे सुशील कुमार मोदी को। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू हुई थी? तो फ्रांस में लागू हुई थी। अच्छा, यहां पर जो आप ये आंकड़े देख रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए, अगस्त महीने का ये आंकड़ा है। इसमें अगर ग्राफ को देखेंगे तो 1.86 लाख करोड़, इससे पहले जुलाई में अधिक था, 1.96 था। मतलब इस तरह से चीजों को ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं। एक चीज और कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर देखिए, जो हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, पिछले साल के अगस्त की बात कर रहे हैं। मतलब जो तुलना हुई है, जो लिखा गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में, ऐसा मत सोचेगा ये वाले जुलाई की हम बात कर रहे हैं, अगस्त की हम बात कर रहे हैं 2024 की। तो दोनों में 2024 अगस्त और 2025 अगस्त में तुलना करें तो 6.5% इसमें वृद्धि हुआ कलेक्शन में। इतनी क्लियर है? आते हैं अगले प्रश्न में। लेकिन उससे पहले जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था, इस चीज की अभी हम चर्चा कर रहे थे। और भारत में जो जीएसटी लाया गया था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 में, हालांकि लागू हुआ था 2017 में। 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी लागू हुआ। और भारत में जीएसटी अपनाने का जो विचार है, पहली बार वर्ष 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने सुझाया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सुझाया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, आते हैं अगले प्रश्न पे। एक बात और, यहां पर जीएसटी को लेकर बात हो रही है, तो एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे अधिक जो एक्टिव जीएसटी पंजीकृत करदाता है वो उत्तर प्रदेश में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूरी की पूरी जानकारी आपके बीच हमने रख दिया है। जीएसटी करदाताओं में जो एक्टिव जीएसटी करदाता, उसमें लगभग 13% उत्तर प्रदेश में है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु और कर्नाटक। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। एसबीआई अर्थशास्त्र विभाग द्वारा या फिर एसबीआई रिसर्च द्वारा अभी ये हाल ही में रिपोर्ट आई है, इसको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए, भारत ने पाकिस्तान और चीन में लगी सीमाओं पर, भारत ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कितनी भैरव कमांडो बटालियनों को गठन करने की योजना बनाई है? तो इसकी संख्या कुल 5 है। ये आने वाले दिनों में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा सीमाओं पर, भारत पाकिस्तान और भारत चाइनीज सीमाओं पर। देखिए, यहाँ पर वही सारी चीज लिखी गई कि भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और मारक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, अर्थात इस दृष्टिकोण से, मतलब आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर 5 भैरव कमांडो बटालियन बनाने की योजना की है। और इसमें एक चीज समझिएगा, शुरुआती बटालियन में से 3 जो है ये उधमपुर, जो जम्मू कश्मीर, यहाँ पर खास करके उत्तरी कमान जो है भारतीय सेना का, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। शेष 2 पश्चिमी कमान या फिर पश्चिमी क्षेत्र में रेगिस्तानी इलाके और पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में खड़ी की जाएगी। मूलतः बात यहाँ पर यह है कि 5 ये तैनात किया जाएगा, 5 भैरव कमांडो बटालियन। ये तमाम चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसके माध्यम से जो खास करके देश की सुरक्षा है
वो बेहतर हो सकेगी, मजबूत हो सकेगी, और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, अगर हम रक्षा बजट की बात करें तो अमेरिका बहुत ही आगे है, पहले स्थान पर है, फिर दूसरे स्थान पर है चाइना। लेकिन रक्षा बजट में सिपरी के रिपोर्ट के आधार पर अपना भारत 5वें स्थान पर है। और इसके अतिरिक्त अगर हथियार आयात में बात करें तो भारत सिपरी के रिपोर्ट के आधार पर हथियार आयात में अभी जो नवीनतम रिपोर्ट कहती है उसके आधार पर दूसरे स्थान पर अपना भारत है। अच्छा, आपके मन में सवाल उठेगा, सर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर यूक्रेन है। जो रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है इसका एक मूल रीजन है, और ऐसे में यूक्रेन पहले स्थान पर है। और इस युद्ध का वजह से, इस युद्ध के कारण से एक बात और आपको देखने को मिलता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में रशिया सबसे निचले पायदान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। चलिए अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे आते हैं कि बताएं कि ये मिस टाइपिंग हुआ है, बाटिया लिखा गया है, तो बताएं कि यहाँ पर है कि किस तिथि को 2025 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1 सितंबर को हुई थी। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 1 सितंबर 2018 को। यहाँ पर इसका लोगो देख सकते हैं, अभी 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता या फिर महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस शहर में निवेशक दीदी जो पहल है इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है? ये एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि अभी हाल ही में हैदराबाद में ये शुरू किया गया है। तो इतनी जानकारी यहाँ पर आज के इस क्लास में हमें मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर अब ये आज के क्लास का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर जो ऑफर आप सबों को दी गई है, आप लोग जो कूपन कोड अप्लाई करेंगे गुरु 50, और ये तमाम जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये सभी पीडीएफ, और ये विजेता बैच है करंट अफेयर्स का, ये तमाम चीज़ें इसमें आपको मिलती है। करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त भी कई सारे कोर्स हैं, जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, इसके अतिरिक्त ये जो खास करके बीपीएससी मेंस को लेकर लॉन्च हुई है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो एक्चुअली हमने आपको जानकारी दिया था इस कोर्स को लेकर, और जो जानकारी हमने आपको दिया था यहाँ पर इस ऑफर को लेकर कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी लोग इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तमाम कोर्स और पीडीएफ पे फ्लैट 50% का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कोई भी जानकारी चाहिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन केस कभी कॉल न लगे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और एक बात ये ध्यान रखिएगा, ऑफर 6 सितंबर तक ही वैध है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।